नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन को देखते हैं। 7:10 पे अमूमन मैं लाइव आ जाता हूं और साथ ही साथ आपकी जो इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास होती है वो आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना दे दें कि लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स का एक नया बैच प्रारंभ हो गया है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स की पूरी थियरी पढ़ाई जा रही है, या यूं कहा जाए कि इकोनॉमिक्स के वो सभी कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो कंटेंट आपको आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। आपको यहाँ पे संपूर्ण थ्योरी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी लाइव क्लास होती है शाम को 5 बजे से, और इन केस अगर आप 5 बजे नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको इसकी रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। इसके अंतर्गत इकोनॉमिक्स के जितने भी यूनिट होते हैं, जितने भी टॉपिक होते हैं, एक क्रम से इकोनॉमिक्स का एक क्रम होता है, उसी क्रम से सभी कॉन्सेप्ट को सिंपल सटीक साधारण भाषा में मेरे द्वारा ही इसकी थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास शाम को 5 बजे से होती है, और अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट यहाँ पे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट पेपर भी दिए जा रहे हैं, आप टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी धीरे धीरे करके एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपकी जो एडमिशन की फीस है वो केवल और केवल 1999 रुपये है। ठीक है, केवल और केवल 1999 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा आपको। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, और जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का कोर्स आप वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से, उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, तो इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच आपको टीचिंग जॉब से संबंधित आपको बैच मिल जाएंगे, और बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार ही सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। अगर किसी भी प्रकार का आपका कोई भी इंक्वायरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे लाइव स्टडी इलाहाबाद के लाइव स्टडी इलाहाबाद की तरफ से आप लोग को 30 टेस्ट पेपर तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत 3000 से ज़्यादा प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने आपको देखने को मिलने वाली है। ये टेस्ट पेपर बिल्कुल और बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न पत्र होते हैं। इकोनॉमिक्स के जितने भी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, सभी प्रकार के प्रश्न को इसमें सम्मिलित किया गया है। टोटल इस टेस्ट पेपर का जो बुकलेट आपको मिलेगा वो 289 पेज का मिलेगा, और मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि इसे आप प्रिंट आउट निकलवा करके और अपने पास रख लीजिए, और समय समय पे इससे आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये जो टेस्ट पेपर है, इसकी जो फीस है केवल और केवल 300 रुपये है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपको अपनी फीस सबमिट करनी है 300 रुपीज़। इसी नंबर पे गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप फीस सबमिट करेंगे, और उसका स्क्रीनशॉट जैसे ही आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे, आपको आपके व्हाट्सएप पे ही ये पूरा टेस्ट पेपर मिल जाएगा। आप इसे प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उसको अपने पास रख लीजिए, और इससे प्रैक्टिस करते रहिए। इसकी फीस केवल और केवल 300 रुपये है। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ, और आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि स्थानांतरण आय का तात्पर्य क्या होता है। सबसे पहला प्रश्न ये रहा कि स्थानांतरण आय का तात्पर्य क्या होता है। तो देखिए, जब आप लोग राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ते हैं ना, जब आप राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ते हैं तो राष्ट्रीय आय में पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आय की जब गणना होती है
तो उसमें हस्तांतरण भुगतान या स्थानांतरण आय को सम्मिलित नहीं किया जाता है। क्यों नहीं सम्मिलित किया जाता है? क्योंकि इससे जो सरकार पैसा खर्च करती है, इस पैसे के बदले सरकार को डायरेक्ट रूप से कोई सेवा नहीं प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए हस्तांतरण आय का उदाहरण मैं दूं कि जैसे मान लीजिए कि पेंशन है, तो पेंशन हस्तांतरण आय का उदाहरण है। जैसे एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया है, वो अपने घर पे है, लेकिन फिर भी सरकार उसे क्या कर रही है? पेंशन दे रही है। तो पेंशन दे रही है तो कर्मचारी अपने घर पे है, लेकिन पेंशन के बदले सरकार को तो वो कोई सर्विस दे नहीं रहा है, तो उसे स्थानांतरण आय कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि छात्रों को क्या मिलती है? छात्रवृत्ति मिलती है। तो छात्रवृत्ति क्या है? आपको जब छात्रवृत्ति मिलती है तो आप ऐसा थोड़ी है कि छात्रवृत्ति के बदले सरकार के लिए आप कोई काम करते हैं, सरकार के लिए कोई काम तो आप करते नहीं है, तो इससे भी सरकार को आय नहीं मिलता है। उसी तरीके से सरकार जब उपहार देती है, उपहार का मतलब कि सरकार क्या करती है? लैपटॉप बांटती है ना, सरकार क्या करती है? लैपटॉप बांटती है सरकार, टैबलेट बांटती है सरकार, आपको मोबाइल देती है, तो उसके बदले में भी तो आप सरकार को कोई वस्तु या सेवा नहीं देते हैं। तो हस्तांतरण आय का तात्पर्य होता है कि जो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ठीक है, जो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, कई सारे लोग गलत कर रहे हैं, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे कि जो अनअर्जित आय उत्पन्न करती है, मतलब सरकार पैसा तो दे रही है, पेंशन दे रही है, छात्रवृत्ति दे रही है, उपहार दे रही है, लैपटॉप मोबाइल दे रही है, लेकिन उससे सरकार को किसी भी प्रकार का कोई आय नहीं प्राप्त हो रहा है, अर्थात जो अनअर्जित आय द्वारा उत्पन्न हो उसे ही स्थानांतरण आय कहते हैं। और जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसमें स्थानांतरण आय को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अन्य बातों के समान होते हुए जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग पर क्या असर पड़ता है? अब देखिए, जो लोग नए बैच को ज्वाइन किए होंगे तो आप लोगों को मांग में विस्तार क्या होता है, मांग में संकुचन क्या होता है, मांग में वृद्धि क्या होता है, मांग में कमी क्या होता है, सब विस्तार से बताया गया है। तो देखिए, इस प्रश्न की अगर जो हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, अर्थात जब कीमत में परिवर्तन होता है, तो वहाँ पे मांग में संकुचन या मांग में विस्तार की बात होती है। जैसे हम आपसे कहें कि मांग में संकुचन का मतलब क्या है? हाँ, क्या हुआ? ठीक है, जैसे हम आपसे कहें कि मांग में संकुचन का मतलब क्या हुआ, तो जो आपकी आय है ना, आपकी आय स्थिर है, ठीक है, लेकिन वस्तु की कीमत बढ़ जा रही है, तो अब आप उसी आय से कम वस्तु को खरीद पाएंगे, तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? मांग में संकुचन बोलेंगे। ठीक है, उसी तरीके से हम आपसे ये कहें कि मांग में विस्तार का मतलब क्या होता है, तो जो आपकी आय है ना, तो आपकी अगर जो आय स्थिर रहे लेकिन वस्तु की कीमत कम हो जाए तो आप उसी आय से अब ज्यादा वस्तुओं को परचेज कर पाते हैं। तो आय अगर जो आपको स्थिर रहे और वस्तु की कीमत कम हो जाए तो हम क्या करेंगे कि आप मांग में विस्तार कर रहे हैं। जैसे हम आपसे एक लाइन की बात बताओ कि जैसे मान लीजिए कि पहली कंडीशन में आपके पास 100 रुपए का इनकम हो रहा है और कोई वस्तु एक्स है जो पाँच रुपए का एक मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में 100 रुपए से आप कितने वस्तुओं की मांग कर पाएंगे? तो आप कहेंगे कि सर जी 100/5 अर्थात 20 वस्तुओं की मांग करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर वस्तु की कीमत कम हो जाए, 100 रुपए आपकी इनकम है और अब वस्तु की कीमत 1 रुपया हो जाए, तो अब आप कितने वस्तु की मांग करेंगे? 100 वस्तु की मांग करेंगे। इजी सी बात है। तो ये मांग में विस्तार होता है। तो जब मांग में विस्तार या संकुचन की बात होगी तो वहां पे आय आपका स्थिर होगा और कीमत में परिवर्तन होगा। उसी तरीके से तीसरा आपका पूछा जाता है कि मांग में वृद्धि क्या होगी, तो अब यहाँ पे कीमत स्थिर होगी। मांग में वृद्धि का मतलब ये होता है कि आपकी आय बढ़ रही है लेकिन वस्तु की कीमत जो है वो स्थिर है। तो जाहिर सी बात है कि आय बढ़ेगी और वस्तु की कीमत वही रहेगी, तो अब ज्यादा आय से आप ज्यादा वस्तुओं को परचेज करेंगे, तो ये मांग में वृद्धि होगी। उसी तरीके से चौथा होता है कि मांग में कमी। तो मांग में कमी का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आपकी आय कम होगी और वस्तु की कीमत स्थिर होगी।
तो ये अच्छा सा कॉन्सेप्ट बनता है, ध्यान रखिएगा। जब मांग में संकुचन या विस्तार की बात होगी तो वहां पे आय स्थिर होगा, कीमत में परिवर्तन होगा, और जब मांग में वृद्धि या कमी की बात होगी तो यहाँ पे आय परिवर्तित होगा, कीमत स्थिर होगा। सो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि क्रमागत उपभोग के अंतर्गत निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ठीक है। क्रमागत उपभोग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात वाक्य ठीक है आपको बताना है। ठीक है, अब किसकी याद आनी चाहिए? मार्शल की याद आनी चाहिए। किसकी याद आनी चाहिए? मार्शल की याद आनी चाहिए। मार्शल साहब ने क्या कहा? ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि क्रमागत उपभोग के अंतर्गत कौन सा वाक्य ठीक है। तो देखिए, जब किसी वस्तु के क्रमागत उपभोग को आप बढ़ाते हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होने लगती है? घटने लगती है। जैसे पहली रोटी का आज ही आप लोगों को मैं थियरी की क्लास में जब मांग का टॉपिक प्रारंभ किया था तो ये पढ़ा रहा था कि पहली रोटी अगर जो आप खाएंगे ना तो आपको भूख लगी है तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगी, लेकिन जो दूसरे नंबर की रोटी होगी वो कम महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि एक रोटी का उपभोग आपने कर लिया है और आपको थोड़ी सी संतुष्टि ऑलरेडी मिल गई है। इसी तरीके से तीसरे नंबर की रोटी जो आएगी वो और आपके लिए कम महत्वपूर्ण होगी। ऐसे ही जब 4-5 रोटी का आप उपभोग कर लेंगे तो कहेंगे कि भैया अब हमको रोटी की मांग नहीं है, अर्थात रोटी की सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है? घट रही है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त मांग है? संयुक्त मांग या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पूरक वस्तु। पूरक वस्तु क्या होती है? ये भी आज ही एप्लीकेशन पे जब मांग पढ़ा रहा था तो ये भी बात बता रहा था कि पूरक वस्तु जिसे संयुक्त वस्तु कहते हैं, ऐसी दो वस्तुएं होती हैं जो इकट्ठे मिलकर के कार्य करती हैं। जैसे मैं कार और पेट्रोल का उदाहरण आज की क्लास में थियरी वाली क्लास में दिया था। तो जैसे मान लीजिए कि कार की कीमतों में वृद्धि होती है, कार की कीमत में अगर जो वृद्धि होती है तो मांग के नियम के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग कम होती है। तो अगर कार की कीमत बढ़ेगी तो कार की मांग कम होगी, और कार की मांग कम होगी तो पेट्रोल की भी मांग कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में संयुक्त वस्तु का उदाहरण कौन सा है? इसमें क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं टूथपेस्ट और ब्रश। ठीक है, केवल जब आप सुबह ब्रश करने जाते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि बिना टूथपेस्ट के ब्रश कर लेते हैं। ठीक है, ब्रश में टूथपेस्ट लगाएंगे तभी तो जाकर के बढ़िया से आप ब्रश कर पाएंगे। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, समरूप लागत स्थितियों वाले पूर्ण प्रतियोगी उद्योग की तुलना में एक एकाधिकारी क्या करेगा? अब देखिए, अब यहाँ पे आपको दो प्रॉपर्टीज समझ में आनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी ये समझ में आनी चाहिए कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, क्रेता और विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान होता है, और मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण होता है। उसी तरीके से एकाधिकारी की बात करें तो एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे अकेला विक्रेता होता है और ये कीमत को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो जो एकाधिकारी होता है ना, वो हमेशा और हमेशा क्या करता है? वो हमेशा और हमेशा ये करता है कि बाजार में जितनी वस्तु की मांग होती है उससे कम वो उत्पादन करता है, अर्थात पूर्ति करता है, ताकि वस्तु की कीमतों को बढ़ा करके वो ज्यादा लाभ को अर्जित कर पाए। वस्तु की कीमत को बढ़ा करके वो क्या कर पाए? ज्यादा लाभ को अर्जित कर पाए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बी बोल रहे हैं कि कम मात्रा में उत्पादन करता है, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, कि जब किसी वस्तु का बाजार पूर्ति वक्र ऋणात्मक ढाल के रूप में होता है तो इस मामले में प्राप्त होता है। खूबसूरत सा प्रश्न है, बताइए। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दीपबाला ठाकरे जी, तस्नीम खान जी, राधे जी, ठीक है, करीम सिंह जी, भगवंती जी, ठीक है, संजय कुमार जी, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। प्रत्येक दिन शाम को 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ, रोज क्लास होती है, क्लास में जुड़ा करिए। तो इस प्रश्न की अगर जो बात करें तो जब किसी वस्तु का बाजार पूर्ति वक्र ऋणात्मक ढाल के रूप में होता है तो उस मामले में क्या होता है? तो अब इजी सी बात है,
बाजार पूर्ति वक्र ऋणात्मक ढाल का है। तो इसका मतलब क्या होता है कि बाजार में वस्तु की पूर्ति कम है, अर्थात मांग ज्यादा है, किसी वस्तु की मांग ज्यादा है और उस वस्तु की पूर्ति कम है। तो जब मांग ज्यादा होगी वस्तु की पूर्ति मांग ज्यादा होगी वस्तु की पूर्ति कम होगी, तो विभिन्न बिंदुओं पर स्थिर एवं अस्थिर संतुलन अस्थिर नहीं होगा, स्थिर अस्थिर संतुलन होगा, क्योंकि मांग और पूर्ति में डिफरेंस है ना। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर नहीं होगा, अस्थिर होगा, क्योंकि मांग और पूर्ति दोनों बराबर नहीं है, दोनों में अंतर है। ठीक है, मांग ज्यादा है पूर्ति कम है। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि क्षैतिज मांग वक्र का तात्पर्य क्या होता है। क्षैतिज मांग वक्र का तात्पर्य क्या होता है? तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर, तो ये भी तो बच्चों वाला ही प्रश्न है ना, क्षैतिज मांग वक्र। क्षैतिज मांग वक्र की लोच कैसी होती है? सभी लोग कमेंट करके बताइए कि क्षैतिज मांग वक्र की लोच कैसी होती है। सभी लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो इसका जो हाँ क्या होगा, ये कहाँ पे देखने को मिलता है? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत देखने को मिलता है। और ये क्या होती है? पूर्णतया लोचदार होती है। क्यों? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, क्रेता विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान होता है, बहुत बार बताया हूं। ऑप्शन नंबर बी। अगला कि मूल्य एवं पूंजी अर्थात वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा था? मूल्य एवं पूंजी अर्थात वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये इजी सी बात है, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं ना, हिक्स के द्वारा बोल रहे हैं ना, तो जितने लोग भी हिक्स की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे ठीक हो जाएगा कि मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक जो थे वो जे.आर. हिक्स थे। ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्णतः स्थापन वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच कैसी होती है। अब देखिए यहाँ पे 4 प्रकार से प्रश्न बनते हैं और एक प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर, क्या उत्तर होगा? स्वतंत्र वस्तुओं के लिए कैसा होता है? स्वतंत्र वस्तुओं के लिए शून्य होता है, शून्य होता है। पूर्ण स्थापन वस्तुओं के लिए कैसा होता है? इनफाइनाइट होता है। स्थापन वस्तुओं के लिए कैसा होता है? कमेंट करके बताइए। धनात्मक होता है। और पूरक वस्तुओं के लिए कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। यहाँ से 4 में से एक प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? पूर्ण स्थापन वस्तु। तो पूर्ण स्थापन वस्तुओं के संदर्भ में क्या होता है? अनंत होता है। स्वतंत्र वस्तु की बात करें, स्वतंत्र वस्तु जैसे मान लीजिए कि कपड़ा है और रोटी है, तो कपड़ा रोटी का कोई तालमेल थोड़ी है, तो स्वतंत्र वस्तु के लिए शून्य होता है। उसी तरीके से अगर जो हम बात करें कि स्थापन वस्तु के लिए क्या होता है? स्थापन वस्तु जैसे मान लीजिए कि क्या हो गया? काफी हो गया और चाय हो गया। तो काफी और चाय की बात करें तो सपोज करिए कि कॉफी की कीमत में अगर जो वृद्धि होगी तो कॉफी की मांग कम होगी, कॉफी की मांग होगी कम तो चाय की मांग हो जाएगी ज्यादा। तो इसके लिए क्या होता है? स्थापन वस्तुओं के लिए धनात्मक होता है। पूरक वस्तुओं के लिए क्या होता है? अर्थात संयुक्त वस्तु के लिए क्या होता है? ऋणात्मक होता है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि कार और पेट्रोल, तो कार की कीमत में अगर जो वृद्धि हो रही है तो कार की मांग कम होगी, और अगर जो कार की मांग कम होगी तो आप पेट्रोल क्यों खरीदेंगे? पेट्रोल की भी मांग आपको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, करेंगे ही करेंगे। तो इसके लिए क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। 4 में से एक प्रश्न पूछा जाता है। पूर्ण स्थापन वस्तु के लिए इनफाइनाइट होता है, स्थापन वस्तु के लिए पॉजिटिव होता है, स्वतंत्र वस्तुओं के लिए शून्य होता है, और पूरक अर्थात संयुक्त वस्तु के लिए ऋणात्मक होता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि क्रमवाचक दृष्टिकोण में क्या कहा गया? बताइए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? क्रमवाचक दृष्टिकोण से संबंधित है, तो क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है,
तो देखिए क्रमवाचक दृष्टिकोण जो है वो क्या बताता है, तो वो ये क्रमवाचक दृष्टिकोण की बात कौन करता है, हिग्स, एलन, सैम्यूल्सन, सभी ये लोग क्या करते हैं, क्रमवाचक दृष्टिकोण की बात करते हैं और कहते हैं कि देखिए भैया जो लोग होते हैं ना उनकी अलग अलग प्रियोरिटी होती है। जैसे किसान है तो किसान को ट्रैक्टर चाहिए, किसान को पंपिंग सेट चाहिए, लेकिन एक अगर जो नॉर्मल व्यक्ति है जो खेती नहीं करता है उसको क्या ट्रैक्टर और पंपिंग सेट की जरूरत है, नहीं जरूरत है, उसको कार की जरूरत है। तो क्रमवाचक दृष्टिकोण जो बताता है कि व्यक्तिगत उपयोगिता एक व्यक्तिगत संकल्पना है। जैसे मान लीजिए कि आप किसान नहीं है तो आपको आपके लिए सबसे पहले उपयोगी चीज क्या होगा, भोजन होगा, रोटी होगा, तो रोटी को पहले क्रम में रख दीजिए, उसके बाद कपड़ा होगा, कपड़े को दूसरे क्रम में रख दीजिए। ठीक है, तो क्रमवाचक दृष्टिकोण यही बताता है कि अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग उपयोगिता होती है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि हीन पदार्थ के संदर्भ में क्या होता है। अब जो लोग एप्लीकेशन पे थियरी की क्लास पढ़ रहे हैं देखिए कितने सारे प्रश्न, अभी केवल और केवल चार क्लास ही हुआ है, जो नया बैच प्रारंभ हुआ है। देखिए कितने सारे प्रश्न उस केवल 4 क्लास से आपके सही हो रहे हैं। तो जो लोग भी एप्लीकेशन पे ठीक से पढ़ रहे हैं इस क्लास को भी ठीक से पढ़ते रहिएगा। क्लासेस दोनों पूरक हैं, ऑब्जेक्टिव क्लास जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी थियरी की भी है, और थियरी की क्लास जितनी जरूरी है उतनी ऑब्जेक्टिव भी है। जब आप दोनों पढ़ेंगे ना तो चीजें बेहतर ढंग से आपको समझ में आएंगी। क्या उत्तर आ रहा है। और जो लोग भी अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं आप एडमिशन जरूर ले लीजिए। सिंपल सटीक भाषा में पूरी थियरी पढ़ाई जा रही है, थियरी को पढ़िए एक क्रम से, नोट्स दिया जा रहा है, नोट्स से रिवीजन करते रहिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, गलतियों को देखिए, सुधार करिए, प्रीवियस ईयर को पढ़िए, करंट भी करवाया जाएगा, सब कुछ करवाया जा रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से आप मुझे वहाँ पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो आप एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से जिस भी कोर्स की आप तैयारी, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए 11 नंबर क्या कह रहा है भाई, हीन पदार्थों के संदर्भ में बात हो रही है। ठीक है, तो हीन पदार्थों के संदर्भ में जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब आज ही हमने आपको एप्लीकेशन पे आय प्रभाव भी बताया, प्रतिस्थापन प्रभाव बताया। तो आय प्रभाव का मतलब क्या होता है कि जब आपकी आय स्थिर होती है लेकिन वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाती है तो आपकी वास्तविक आय कम हो जाती है, या आपकी आय स्थिर है और वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो आप उसी आय से ज्यादा वस्तु को परचेज कर पाते हैं, है कि नहीं है। तो आपकी सापेक्ष जो आय होती है उसमें वास्तविक आय जो होती है वो बढ़ जाती है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि जब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है तब अधिमान वक्र का ढाल कैसा होता है। ये जिस बात है बताइए, बहुत बार किया गया है ना कि एक तो देखिए जब उपभोक्ता की बात होती है ना तो उपभोक्ता अपनी उपयोगिता अर्थात संतुष्टि को अधिकतम करता है, और जब उत्पादक की बात होती है ना, उत्पादक की जब बात होती है तो वो अपने लाभ को अधिकतम करता है। ये दोनों टर्म ध्यान से समझ लीजिएगा, उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करेगा और उपभोक्ता अपनी उपयोगिता अर्थात संतुष्टि को अधिकतम करेगा। और एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब होगा, तो संतुलन की स्थिति में तभी होगा जब वो जब अपनी वो सीमित आय से अधिक वस्तुओं को परचेज करके अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर पाए। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बजट लाइन को जहाँ पे टच करता है यही तो होता है ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि बजट लाइन के ढाल के बराबर होता है, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अन्य बातों के समान रहने पर यदि एक परिवार की आय में वृद्धि होती है तो एक वस्तु के प्रति उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। बढ़ी हुई मांग को दर्शाया जाता है किस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये कह रहा है कि एक परिवार की आय में वृद्धि हो रही है, तो जब आय में वृद्धि हो रही है तो वो मांग को भी बढ़ा रहा है। तो ये क्या बताता है, ये भी आज ही मैंने पढ़ाया, आज ही मैंने एप्लीकेशन पे ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया कि जब आय में वृद्धि होती है तो मांग में वृद्धि होगी, तो
क्या उसे बोलेंगे या उसका ढाल किस तरीके का होगा। तो जितने लोग भी जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे कि मांग वक्र क्या हो जाएगा, दाहिनी ओर खिसक जाएगा। मांग वक्र क्या होगा, दाहिनी ओर खिसक जाएगा। आज ही मैं इसको सविस्तार से एप्लीकेशन पे पढ़ाया हूँ पूरे डायग्राम के साथ। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कार्यरत किसी फर्म के दीर्घकालीन संतुलन का शर्त क्या होता है। बच्चों वाला प्रश्न है कि नहीं है, बच्चों वाला प्रश्न है कि नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता फिर आपके दिमाग में आनी चाहिए कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे बहुत सारे क्रेता, बहुत सारे विक्रेता, समरूप वस्तु का उत्पादन, क्रेता और विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान होता है। मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा होता है। तो क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू एम सी, और ए आर किसके बराबर होता है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। ए आर किसके बराबर होता है, ए आर का फुल फॉर्म क्या है, एम आर का फुल फॉर्म क्या है, ए सी का फुल फॉर्म क्या है, एम सी का फुल फॉर्म क्या है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। रोज मैं बताता रहता हूँ, आज आप बताइए। आज हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा सेशन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार कीमत को प्रभावित कौन कर सकता है। अब फिर वही प्रश्न आ गए कि अगर जो आपने बाजार को पढ़ा है तो पूर्ण प्रतियोगिता आप पढ़े होंगे। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे अनेक क्रेता होते हैं, मतलब बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं, और अनेक विक्रेता होते हैं। अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता होते हैं। फिर आप क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं कि यहाँ पे समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, एक जैसी वस्तु का उत्पादन होता है। बाजार का ज्ञान सबको होता है, क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार का ज्ञान होता है। मांग और पूर्ति की शक्ति के आधार पे कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है। मांग और पूर्ति की शक्ति के आधार पे कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है, और उद्योग के द्वारा जो कीमत निर्धारित किया जाता है, इसी कीमत पर एक व्यक्तिगत फर्म जितने चाहे मात्रा में अपने प्रोडक्ट को बेच सकती है। ठीक है, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो फर्में होती हैं वो कीमत को निर्धारित करने वाली नहीं होती हैं, बल्कि कीमत को स्वीकार करने वाली होती हैं। क्यों? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे उद्योग के द्वारा होता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि ना कोई क्रेता करता है ना कोई विक्रेता करता है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला, कि यदि सीमांत उत्पादन धनात्मक है तो ऐसी स्थिति में उत्पादन का स्तर क्या होगा। यदि सीमांत उत्पादन धनात्मक है, ठीक है। अब देखिए, दो चीजें आपके पेपर में यहां से पूछी जाती हैं कि सीमांत उत्पादन अगर जो धनात्मक है तो उत्पादन पर क्या असर पड़ेगा, और जब कुल उत्पादन अधिकतम होगा तब वहां पे सीमांत उत्पाद क्या होगा। दो बातें आपके पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो देखिए, जब सीमांत उत्पादन, अगर जो किसी वस्तु का सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन में वृद्धि होगी। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये पूछा जाता है कि जब कुल उत्पादन अधिकतम होगा तब वहां पे सीमांत उत्पाद क्या होगा। तो उत्पाद जब अधिकतम होगा तो वहां पे सीमांत उत्पाद कैसा होगा। सीमांत उत्पाद वहां पे जीरो होता है, शून्य होता है। दो प्रकार से यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि यदि गाजर और एक अन्य वस्तु y अस्थापन्न वस्तु हैं तो y वस्तु के मूल्य एवं गाजर के मांग के संबंध को एक वक्र द्वारा दिखाया जाएगा जो कैसा होगा। चलिए, अच्छा सा प्रश्न है, खूबसूरत सा प्रश्न है। अब इजी सी बात है भाई, क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये क्या कह रहा है कि अस्थापन्न वस्तु है, तो y को हम समझ लेते हैं कि मूली है। जब आप आप गाजर खाते हैं और मान लीजिए उसके साथ आप मूली भी खाते हैं, तो आप या तो गाजर खाएं या तो मूली खाएं। मान लेते हैं कि दो वस्तु है, गाजर है और मूली है। ठीक है, आपको एक खाना है उसमें से। तो ये कह रहा है कि यदि गाजर
और एक अन्य वस्तु y स्थापन वस्तु है। y वस्तु के मूल्य एवं गाजर के मांग के संबंध को जो वक्र दिखाएगा वो किस प्रकार का वक्र होगा? तो क्या उत्तर आ रहा है? बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। ऊर्ध्व गति वाला होगा ना यार, कितने सारे लोग गलत कर रहे हो। बच्चों वाला प्रश्न है, थियरी पढ़िए, थियरी पढ़िए, थियरी पढ़िए, थियरी पढ़िए। मैं बार बार बोलता हूँ कि थियरी पढ़िए, क्योंकि बच्चों वाले प्रश्न को आप गलत करेंगे तो फिर क्या होगा कि मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि कीमत में हुए परिवर्तन से मांग में हुए परिवर्तनशीलता की संवेदनशीलता को किस तरीके से दर्शाया जाता है? बताइए। कीमत में हुए परिवर्तन से मांग में हुए परिवर्तन की संवेदनशीलता को किस तरीके से दर्शाया जाता है? बताइए। और आप लोगों की रेगुलर क्लास अब शाम को 7:10 से प्रारंभ रहेगी। एक संडे को क्लास नहीं होगी, बाकी सप्ताह के 6 दिन आप लोगों की क्लास होगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 7:10 पे सभी लोग जुड़ जाइए। कीमत में हुए परिवर्तन से मांग में हुए परिवर्तन की संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं भाई? तो अब आपको अगर जो मांग की लोच का फार्मूला पता होगा तो आप कर पाएंगे, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेशन पे कल हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, मांग के लोच के बारे में। तो मांग की लोच क्या बताता है कि कीमत में हुआ परिवर्तन अपान मांग में हुआ परिवर्तन। और मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। मांग की आय लोच, जब आय में परिवर्तन होने के कारण मांग परिवर्तित होता है। मांग की कीमत लोच, जब कीमत में परिवर्तन के कारण मांग परिवर्तित होता है। और मांग की आड़ी लोच या मांग की तिर्यक लोच, जहाँ पे हम लोग स्थापन वस्तुओं और पूरक वस्तुओं के संदर्भ में पढ़ते हैं, जहाँ पे संबंधित वस्तु की बात होती है कि एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो दूसरे वस्तु पे क्या असर पड़ेगा, या एक वस्तु की कीमत कम होगी तो दूसरे वस्तु पर क्या असर पड़ेगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि लागत वक्र केवल उस समय पूर्ति वक्र होते हैं जबकि। अच्छा प्रश्न है, बताइए। 19 नंबर, क्या नंबर? 19 नंबर, बताइए। कि लागत वक्र केवल उस समय पूर्ति वक्र होता है जबकि। ठीक है, तो लागत वक्र उस समय पूर्ति वक्र होगा। तो अब इजी सी बात है भैया, लागत और पूर्ति की बात हो रही है तो ये तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत ही देखने को मिलता है ना, कि भैया बहुत सारे क्रेता होंगे, बहुत सारे विक्रेता होंगे, तो वहां पे क्या होगी? वहां पे प्रतिस्पर्धा जो होगी वो शुद्ध होगी। इजी सी बात है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि लागत वक्र केवल उस समय पूर्ति वक्र होते हैं जबकि प्रतिस्पर्धा क्या होती है? शुद्ध होती है। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक सीमांत फर्म वह फर्म है। सीमांत फर्म क्या होता है? बताइए। सीमांत फर्म क्या होता है? चल, सीमांत फर्म क्या होता है भाई? ठीक है, तो देखिए, सीमांत फर्म ऐसा फर्म होता है कि वो इतनी आय अर्जित करता है या इतना लाभ अर्जित करता है कि कैसे भी करके वो उद्योग में बना रहे। अगर किसी कारणवश उसके लाभ में और कमी आएगी तो वो उद्योग छोड़ करके टाटा बाय बाय कर देगा, भाग जाएगा। औसत परिवर्तनशील लागत से कम कीमत अगर जो किसी उद्यमी को मिलेगा तो फिर वो टाटा बाय बाय करके भाग जाएगा। अगर औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर किसी फर्म को कीमत प्राप्त हो रही है तो वो इस उम्मीद में बना रहेगा कि चलो भविष्य में हमें चल करके लाभ होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर औसत परिवर्तनशील लागत से कम कीमत उसको मिलता है तो भैया अपने जेब से भर करके नुकसान उठा के तो उत्पादन नहीं करेगा, वस्तु को बेचेगा नहीं। तो ऐसी फर्में जो होती हैं सीमांत फर्में ऐसी फर्म होती हैं कि अगर बाजार में उसके वस्तु का मूल्य गिरेगा तो सबसे पहले वो उद्योग छोड़ के टाटा बाय बाय कर जाएगा, अर्थात भाग जाएगा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है
कि एक वस्तु का सामान्य मूल्य होता है और एक और नई और बड़ी वैकेंसी आ रही है ना, तो ये नहीं कि तैयारी को ब्रेक कर दीजिए, निरंतर तैयारी करते रहिए, है ना। एक और नई और बड़ी वैकेंसी आ रही है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का सामान्य मूल्य क्या होता है। किसी वस्तु का सामान्य मूल्य क्या होता है भाई? ठीक है, तो सामान्य मूल्य तो हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ही तो पढ़ते हैं ना, कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में फर्में हमेशा और हमेशा सामान्य मूल्य प्राप्त करती हैं। कहाँ पे? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है? बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, क्रेता विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान होता है। मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है। तो जितने लोग भी आपसे नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाले बाजार में इसका मूल्य ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि भेदपूर्ण एकाधिकार केवल तभी संभव है जब दो बाजारों में, आज के सेशन में बहुत सारे प्रश्न हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। जो प्रश्न आसान है उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बाकी जहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी वहाँ करूंगा। बाकी आज के सेशन में बहुत सारे प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि भेदपूर्ण एकाधिकार केवल तभी संभव होगा जब दो बाजारों में, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, आप एकाधिकार पढ़ते हैं ना, एकाधिकार पढ़ते हैं, तो एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे क्या होता है, जहां पे किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होता है, अकेला विक्रेता होता है। और जब ये अकेला विक्रेता होता है तो वो क्या करता है कि बाजार में मांग की लोच के आधार पे अलग अलग कीमत वसूल करता है। जैसे हम बात करें ट्रेन की, जैसे हम बात करें रेल की, रेल जो है वो एक अधिकार का उदाहरण है। तो जब आप ट्रेन में बैठते हैं, तो पहली क्लास क्या होती है? जनरल होती है, जनरल क्लास होती है जिसकी टिकट सबसे कम होती है, ठीक है। टिकट मान लीजिए कि जनरल की टिकट अगर जो 100 रुपए की है, और फिर दूसरी क्लास जो होती है वो एयर कंडीशन होती है, दूसरी क्लास जो होती है वो स्लीपर होती है, तो स्लीपर की जो टिकट की दर होती है वो अमूमन, अगर जो 100 रुपये जनरल की टिकट है तो स्लीपर आपका 400 रुपये का मिलता है। और वहीं अगर जो बात करें कि एक और कोच होता है जिसे हम लोग एसी कोच कहते हैं, तो एसी की टिकट दर कितने की होती है? ये लगभग 700 से 800 रुपए की होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ट्रेन तो सबको एक निश्चित समय से, एक निश्चित समय में, एक निश्चित स्थान से एक जगह से दूसरे जगह वो पहुंचाएगी। ऐसा थोड़ी है कि जनरल वाले को 3 घंटा बाद पहुंचाएगी और एसी वालों को जल्दी पहुंचा देगी, ऐसा तो है नहीं ये। लेकिन सुविधा के आधार पे, मांग की लोच के आधार पे अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमत वसूला जाता है, और यही एकाधिकार की सबसे बड़ी विशेषता होती है। और एकाधिकार, ट्रेन पे एकाधिकार किसका है? भारत सरकार का, ठीक है। तो जितने लोग भी आपसे नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मांग की लोच भिन्न भिन्न हो, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब मांग की लोच की अवधारणा कीमत विभेदीकरण के अंतर्गत पीगू साहब ने बताया था कि 3 प्रकार के कीमत विभेदीकरण होते हैं। पहला प्रथम कोटि का कीमत विभेदीकरण, जिसके अंतर्गत उन्होंने डॉक्टर और वकील का उदाहरण दिया था। दूसरा द्वितीय कोटि का कीमत विभेदीकरण, और तीसरा तृतीय कोटि का कीमत विभेदीकरण। थियरी पढ़िए, सब कुछ बहुत सुपर इजी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि एकाधिकारी उस बाजार में वस्तु को बेचना चाहेगा जहां पे क्या होगा भाई? एकाधिकारी जो होगा, एकाधिकारी क्या होता है कि बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होता है, अकेला विक्रेता होता है।
अकेला क्या होता है? विक्रेता होता है, अकेला विक्रेता होता है। और यहीं पे कीमत विभेदीकरण भी देखने को मिलता है। तो जो एकाधिकारी होता है वो खुद में बॉस होता है कि भैया हम जो कीमत निर्धारित करेंगे उसी पे लोग क्या करेंगे? मार्केट में वस्तु को खरीदेंगे। तो जो एकाधिकारी होगा वो हमेशा और हमेशा ये चाहेगा कि ऐसी बाजार में वस्तु को बेचा जाए जहाँ पे बाजार में इस वस्तु की मांग ज़्यादा हो और पूर्ति कम हो, ताकि वस्तु की कीमतों को बढ़ा करके ज़्यादा लाभ अर्जित कर लिया जाए। कीमत को बढ़ा करके क्या किया जाए? ज़्यादा लाभ को अर्जित कर लिया जाए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे कि मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा कि एकाधिकारी उस बाजार में अपने वस्तु को बेचेगा जहाँ पे मांग की लोच इकाई से अधिक है, अर्थात जितनी मांग है उससे कम पूर्ति हो, मतलब बाजार में उसकी वस्तु की भरपूर मांग हो ताकि वो भरपूर कीमतों में वृद्धि कर दे और भरपूर कीमतों में वृद्धि करके भरपूर लाभ कमा ले। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जब एक फर्म का उत्पादन वृद्धिमान होता है तो उसकी औसत स्थिर लागत पर असर क्या पड़ता है? अब 3 स्टेज आप पढ़ते हैं, उत्पादन के 3 अवस्थाओं को आप पढ़ते हैं, बताइए। ठीक है, तो देखिए पहले स्टेज में ही, अब 3 स्टेज आप पढ़ते हैं, तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? 3 स्टेज जब आप पढ़ते हैं तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे आप उत्पादन को बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपको विशिष्टीकरण मिलने लगता है, और जब विशिष्टीकरण मिलने लगता है तो आप उसी उत्पादन के साधनों से ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, अर्थात जो औसत लागत होती है वो क्या होती है? ह्रासमान होती है। लेकिन जब आप द्वितीय कंडीशन पे पहुंचते हैं, दूसरी कंडीशन पे पहुंचते हैं, तो यहाँ पे आपके जो उत्पादन के साधन होते हैं उससे आप न्यूनतम उत्पादन के साधन से उच्चतम उत्पादन करते हैं, और यही दूसरी कंडीशन में आप संतुलन की स्थिति में विद्यमान हो जाते हैं। ठीक है, फिर तीसरी कंडीशन में फिर आप नहीं मानते हैं, उत्पादन के साधनों को बढ़ाते हैं, लेकिन उत्पादन के साधनों को बढ़ा लेने से ऐसा नहीं है कि उत्पादकता में उसी तरीके से निरंतर वृद्धि होती है, तो फिर यहाँ पे ह्रासमान हो जाता है। तो पहली कंडीशन में ये होगा कि उत्पादन जब वृद्धिमान होगा तो औसत स्थिर लागत में कमी आएगी, क्योंकि आप अब धीरे धीरे अनुभवी हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप एक चाय की दुकान खोल रहे हैं, तो चाय की दुकान खोलेंगे तो सबसे पहले चाय बनाने के लिए आपको एक गैस सिलेंडर चाहिए, आपको एक गैस का चूल्हा चाहिए, आपको एक दुकान चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आज आप सिलेंडर खरीद लिए तो कलो सिलेंडर खरीदेंगे, कलो गैस का चूल्हा खरीदेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। एक बार सिलेंडर खरीद लिए, अब धीरे धीरे अपने अनुभव के आधार पे आप क्या करिए कि चाय बनाते रहिए, है कि नहीं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र क्या बताता है? खूबसूरत सा प्रश्न है। दीर्घकालीन, सभी लोग लाइक कर दो यार, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक की संख्या बहुत कम है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र क्या बताता है? चलिए बताइए, राजकुमार जी, भगवंती जी, चंदन जी, प्रेम जी, ठीक है, शान जी, नैना यादव जी, रत्नेश कुमार जी, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। 25 नंबर बताइए कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र क्या बताता है? तो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र क्या बताता है, बताइए भाई। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र ये बताएगा कि उत्पादन के विभिन्न स्तरों को उत्पादित करने की न्यूनतम लागतें, क्योंकि जो फर्म होती है वो दीर्घकाल में एक जो फर्म होती है वो दीर्घकाल तक तभी सरवाइव कर पाती है जब उसकी उत्पादन लागत न्यूनतम हो। ठीक है, नहीं तो अगर जो उत्पादन लागत अधिकतम होगा या उत्पादन लागत में लगातार परिवर्तन होता रहेगा तब वो दीर्घकाल तक थोड़ी सरवाइव कर पाएगा। दीर्घकाल तक वही फर्में सरवाइव कर पाती हैं जिनकी उत्पादन लागत क्या होती है? न्यूनतम होती है। तो उत्पादन के विभिन्न स्तरों को उत्पादित करने की न्यूनतम लागतों को जबकि कारखाने का आकार अपरिवर्तित किया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला,
कि किसी वस्तु की पूर्ति एक फर्म द्वारा निर्धारित होती है। किस आधार पे होती है भाई? किसी वस्तु की पूर्ति एक फर्म द्वारा निर्धारित होती है। इतने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, क्लास में जुड़े, और लाइव की संख्या इतनी कम क्यों दिखाई दे रही है भाई? ये यूट्यूब वाला भी कभी कभी क्या करता है, मजाक करता है। क्यों करता है पता नहीं, कोई बात नहीं, मजाक भी जरूरी है। क्या उत्तर आ रहा है बताइए इस प्रश्न का? 26 नंबर, कि किसी वस्तु की पूर्ति एक फर्म द्वारा निर्धारित करती है। तो क्या उत्तर आ रहा है? आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, इसका रिवीजन भी कर लीजिएगा एक दो बार, है ना? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं सर, ए बी, ठीक है, सी बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो किसी फर्म का पूर्ति वक्र उन संस्थिति उत्पादनों को प्रदर्शित करता है जिसे एक फर्म विभिन्न मूल्य पर बेचने को तैयार होता है। इजी सी बात है, ठीक है। और अल्प अवधि में फर्म द्वारा दिए हुए प्लांट का पूर्ति सीमांत लागत के ऊपर निर्भर करता है। इजी सी बात है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोलेंगे, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि किसी वस्तु की पूर्ति एक फर्म द्वारा निर्धारित सीमांत लागत पे निर्भर करती है। इजी सी बात है। इसीलिए कहते हैं ना कि सीमांत लागतें बढ़ेंगी तो ऐसी स्थिति में अगर जो उत्पादकता बढ़ेगी तो सीमांत लागत भी बढ़ेगी। अगला प्रश्न है कि उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर कुल परिवर्तनशील लागत के क्या होता है बताइए। अब यहाँ पे अगर जो आपने टीबीसी पढ़ा होगा तो आप बड़े आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगर जो उत्पादन में वृद्धि होगा तो कुल परिवर्तनशील लागत भी बढ़ेगा, और उत्पादन में कमी होगी तो कुल परिवर्तनशील लागत भी क्या होगा, कम होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, बढ़ती है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर कुल परिवर्तनशील लागत में अगर जो वृद्धि होगी तो सॉरी, उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर कुल परिवर्तनशील लागत क्या होती है, बढ़ती है। अरे भाई एप्लीकेशन पे मैं लाइव ही पढ़ा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा समय निकाल करके जो लोग एडमिशन लिए हैं एप्लीकेशन पे चेक करते रहा करिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है ना। इसीलिए तो आप लोगों को लाइफ टाइम की वैलिडिटी दी जाती है कि एक बार आपने एडमिशन ले लिया तो आप भाई पढ़ते रहिए, है ना। क्योंकि सफलता जो है वो एक दिन में नहीं मिलती है, निरंतर आपको प्रयास करना पड़ेगा, निरंतर आपको मेहनत करना पड़ेगा, करेंगे तभी होगा। नहीं तो आप ये सोचें कि ज़िंदगी में एक कोई परी आएगी और छड़ी घुमाएगी और ज़िंदगी सब बदल जाएगा, तो परी कभी नहीं आएगी। ज़िंदगी में तभी चीज़ें बेहतर होंगी जब आप खुद पे मेहनत करेंगे, खुद अपने आप पे मेहनत करेंगे। जितना मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा ज़िंदगी में मैजिक होगा, है ना, जिसे बोलते हैं ना कि चमत्कार हो गया। तो जब चमत्कार तभी होगा जब आप खुद के ऊपर मेहनत करेंगे। सीधी सीधी बात है। ज़िंदगी में एक सीमा तक ही माँ बाप आपको सपोर्ट कर सकते हैं, और ज़िंदगी का ये बिल्कुल सत्य बात है कि माँ बाप के अलावा आपका सपोर्ट करने वाला और कोई है नहीं। लोग आएंगे जाएंगे, कभी किसी का हेल्प आप कर देंगे, कभी कोई आपका हेल्प कर देगा, लेकिन एक समय तक माँ बाप आपको क्या करेंगे, हर संभव प्रयास आपकी हर रिक्वायरमेंट की पूर्ति करेंगे, लेकिन उनके अलावा और कोई भी नहीं है जो आपको सफलता तक पहुँचा दे। वो है तो केवल और केवल आप हैं, आप खुद हैं, है ना। आप खुद पे काम करेंगे तो ज़िंदगी बेहतर होगी। क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है? कि किसी फर्म का अल्पकाल में संतुलन होगा केवल कब, कोई फर्म अल्पकाल में संतुलन की स्थिति में होगी। तो देखिए अल्पकाल की जब बात होगी ना, तो एक फर्म को अल्पकाल में लाभ भी हो सकता है, ठीक है, अल्पकाल में एक फर्म को लाभ भी हो सकता है,
या उसे हानि भी हो सकती है, या उसे न लाभ हो और न हानि हो, अर्थात उसे सामान्य लाभ भी मिल सकता है, सामान्य लाभ भी मिल सकता है अल्पकाल के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो फर्में होती है ना, वो हमेशा और हमेशा सामान्य लाभ कमाती हैं, सामान्य लाभ कमाती हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है, जैसे कोविड का समय आया, तो कोविड का समय अमूमन कितने साल रहा, 2-3 साल रहा ना। तो 2-3 साल में बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जिसको नुकसान भी हुआ, ऐसी बहुत सारी कंपनियां भी थी जिनको फायदा भी हुआ, ऐसी बहुत सारी कंपनियां थी जिनको बहुत ज्यादा ना फायदा हुआ ना बहुत ज्यादा लाभ हुआ। अब जिसने सैनिटाइजर बेचा उसको बहुत लाभ मिला, जिसने कोल्ड ड्रिंक बेचा उसको लाभ नहीं मिला, जिसने कपड़ा बेचा उसको लाभ नहीं मिला, जो मास्क बेचा उसको लाभ मिला, मिला कि नहीं मिला। तो कोविड का समय 3 साल एक शॉर्ट टाइम था, वहीं 40 साल 50 साल की बात करें तो वो दीर्घकाल की बात हो जाएगी। तो अल्पकाल के अंतर्गत लाभ हानि और सामान्य लाभ हो सकता है, अर्थात आर्थिक स्तर, आर्थिक सामर्थ्य स्तर पे, आर्थिक सामर्थ्य स्तर के नीचे भी वो रह सकता है और आर्थिक सामर्थ्य से परे भी वो रह सकता है, तीनों कंडीशन में रह सकता है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि इनमें से कोई भी, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्ण बाजार के अंतर्गत दीर्घकाल में किसी फर्म को संतुलन की दशा में मिलेगा। अब बताइए, ठीक है, अभी मैं कुछ देर पहले आपसे बता रहा था। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक, क्या उत्तर आ रहा है? अभी कुछ देर पहले बता रहा था ना कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे बहुत सारे क्रेता, बहुत सारे विक्रेता, समरूप वस्तु का उत्पादन, क्रेता विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान होता है, मांग और पूर्ति की शक्ति के आधार पर कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में एक फर्म को क्या होता है, हमेशा और हमेशा सामान्य लाभ ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि असामान्य लाभ क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भैया बहुत सारे क्रेता होंगे, बहुत सारे विक्रेता होंगे, सबको पता होगा कि बाजार में वस्तु की प्रचलित कीमत दर क्या है। अगर जो आप चावल खरीदने मार्केट में जाएं या आप गेहूं खरीदने मार्केट में जाएं, तो आपको भी पता है कि गेहूं 30 रुपए से लेकर के 60 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगा। कोई आपसे कहेगा कि गेहूं 600 रुपए किलो है, तो आप 600 रुपए किलो तो उसे देंगे नहीं, देंगे क्या? नहीं देंगे। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्में हमेशा दीर्घकाल में सामान्य लाभ कमाती हैं, क्योंकि बाजार का ज्ञान सभी को होता है, क्रेता को भी होता है, विक्रेता को भी होता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से किसने एकाधिकार प्रतियोगिता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने एकाधिकार प्रतियोगिता की बात की थी, आपको बताना है, ठीक है। तो अब देखिए, एक होता है एकाधिकार, एक क्या होता है, एकाधिकार बाजार। तो एकाधिकार बाजार, बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें अकेला विक्रेता होता है, अकेला विक्रेता होता है, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी प्रतियोगिता होती है वो होती है एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार। तो एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत अनेक विक्रेता होते हैं। क्या होते हैं? अनेक विक्रेता होते हैं, अनेक विक्रेता होते हैं, और अनेक विक्रेता होते हैं, लेकिन यहाँ पे समरूप नहीं बल्कि विभेदित वस्तु का उत्पादन होता है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एकाधिकार प्रतियोगिता को और एकाधिकार को एक ही समझ लेते हैं, जैसे एकाधिकार आता है वैसे वो टिक करके कह देते हैं कि इसमें एक विक्रेता होगा। नहीं, एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार, बाजार की एक ऐसी स्थिति है जिसमें अनेक विक्रेता होंगे लेकिन समरूप नहीं बल्कि विभेदित वस्तु का उत्पादन करेंगे। और एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें अकेला विक्रेता होगा। और एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार की बात जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? चेम्बरलिन साहब के द्वारा किया गया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा कि बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे अनेक विक्रेता होते हैं लेकिन समरूप वस्तु का उत्पादन नहीं बल्कि विभेदित वस्तु का उत्पादन होता है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि यदि परिवार की आय एवं दो वस्तुओं की कीमतों में
यदि परिवार की आय एवं दो वस्तुओं की कीमतें दी हुई हों तो उन दो वस्तुओं के विभिन्न सम्मिश्रण जिसे प्राप्त किया जा सकता है को प्रदर्शित करने वाली रेखा कहलाती है। क्या खूबसूरत सा प्रश्न है। अगर आपने इकोनॉमिक्स की गहराई को समझा है तो इस प्रश्न को देख करके आपको मजा आ जाएगा। इकोनॉमिक्स की गहराई को आप अगर जो समझे हैं तो ये प्रश्न देख करके आपको क्या आना चाहिए, बहुत मजा आना चाहिए, है ना। तो एक परिवार की आय की बात हो रही है सर, आय की बात हो रही है एक परिवार की। तो जब पूरे परिवार की आय की बात होगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, परिवार के बजट की बात होगी ना। और उसमें ये देखते हैं कि एक परिवार की जो आय है वो जो प्रचलित बाजार में वस्तुएं हैं उसकी जो कीमतें हैं उस कीमत से वो कितना प्राप्त कर पा रहा है, इसे हम कैसे व्यक्त करते हैं, तो इसे हम व्यक्त करते हैं बजट रेखा से। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक होगा कि यदि परिवार की आय एवं दो वस्तुओं की कीमतें दी हुई हो तो उन दो वस्तुओं के विभिन्न सम्मिश्रण जिसे प्राप्त किया जा सकता है को प्रदर्शित करने वाली जो रेखा होगी वो कौन सी रेखा होगी, बजट रेखा होगी। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला कि निम्नलिखित कथन किसका है, 32 नंबर आपसे पूछ रहा है कि ये बता दीजिए कि ये स्टेटमेंट किसका है। ब्याज पूंजी के एक निश्चित समय के परित्याग का पुरस्कार है, बताइए। जैसे यहां पे मान लीजिए दो लोग हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो लोग हैं, एक मान लीजिए कि मान सिंह जी हैं और दूसरे मान लीजिए कि यहाँ पे भगवंती जी हैं। तो मान लीजिए कि मान सिंह जी ने भगवंती को क्या किया, 1 लाख रुपए उधार दिया। ये कब की बात है, 2026 की बात है। मान लीजिए, मानने में क्या आता है, तो मान लीजिए कि इन्होंने क्या किया कि 1 लाख रुपए इनको उधार दे दिया। 1 लाख रुपए इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने क्या कर दिया, इनको उधार दे दिया। तो अब 1 लाख रुपए से तो ये वंचित हो जाएंगे 1 साल के लिए ना, 2026 के लिए। इसका मतलब कि ये जो है मान सिंह जी जो है इन्होंने 1 लाख रुपए इस बी को उधार दे दिया। अब बी को उधार दे दिए तो अब इनके पास तो 1 लाख रुपए रहेगा नहीं, मतलब 1 साल के लिए ये 1 लाख रुपए का परित्याग कर रहे हैं और इसी के प्रतिफल के रूप में जब ये पैसा वापस आएगा तो इन्हें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ये बात किसने कही थी, किसने कही थी, ये बात किसने कही थी, कमेंट करके बताइए। क्या उत्तर आ रहा है, बहुत गलती हो रही है। बच्चों वाला प्रश्न है यार, गलत क्यों करते हो, बच्चों वाला प्रश्न है, इतने सारे लोग गलत क्यों कर रहे हैं। तो जितने लोग भी मार्शल की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला, लाभ के अनिश्चितता वन का सिद्धांत किसने दिया, ये भी बच्चों वाला प्रश्न है, बताइए। लाभ के अनिश्चितता वन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो किसने कहा कि जब एक उद्यमी उत्पादन करने जाता है, एक उद्यमी जब उत्पादन करने जाता है तो भविष्य में सोचता है कि उसे लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है, बट इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद भी वो अनसर्टेनिटी को उठाता है, अनिश्चितता को उठाता है, उत्पादन करता है, बाजार में बेचता है और जो प्रतिफल प्राप्त होता है वही उसका लाभ होता है। ये बात क्या, ये बात किसने कही थी, तो ये बात आपके नाइट साहब के द्वारा कही गई थी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि जिन वस्तुओं का बाजार में कोई मूल्य नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, जिन वस्तु का बाजार में कोई मूल्य नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं। अब जैसे जब आप लोग एप्लीकेशन पे पढ़ते हैं तो सबसे पहला हम आप लोगों को यही लाइन रटवाते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधि का अध्ययन करता है और आर्थिक गतिविधि क्या होती है, ऐसी गतिविधि जिसमें मुद्रा शामिल होती है। मुद्रा का मतलब क्या हुआ, जैसे नोट और सिक्के। तो अब बता दीजिए कि इसमें ऐसी कौन सी बात है जिसमें नोट और सिक्के नहीं आते हैं, बता दीजिए मुझे, ठीक है। तो जिन वस्तुओं का बाजार में कोई मूल्य नहीं होता है, जैसे हवा है,
तो हवा का बाजार में कोई मूल्य है क्या? नहीं है। जैसे समुद्र का पानी है, तो समुद्र का जो पानी है उसका बाजार में कोई मूल्य है क्या? नहीं है। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का बाजार में कोई मूल्य है क्या? नहीं है। आप कहेंगे कि हाँ गुरुजी मिलता तो है ऑक्सीजन, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। आप अमूमन जो आपके आसपास ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका कोई मूल्य थोड़ी है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे अनार्थिक, मतलब जिसमें अर्थ न लगे। सो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी बोलेंगे ठीक बोलेंगे। अगला अगला है कि काप वेब सिद्धांत निम्नलिखित अवस्था की व्याख्या करता है। और जितने लोग भी हमारी क्लास को देख रहे हैं, जो टेस्ट पेपर तैयार किया गया है, जो 30 टेस्ट पेपर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं और प्रत्येक टेस्ट में 100 क्वेश्चन दिया गया है, इस टेस्ट पेपर को जरूर ले लीजिए। 289 पेज का ये पूरा आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा, ठीक है, जहां पे आपको 3000 से ज्यादा प्रश्नों की श्रृंखला मिल जाएगी। और ये टेस्ट पेपर बिल्कुल और बिल्कुल उसी तरीके से हैं जिस तरीके से पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में आपके पेपर पूछे जाते हैं। इसको जरूर आप प्राप्त कर लीजिए। इसकी फीस केवल और केवल 300 रुपये, केवल और केवल 300 रुपये है। और इसमें इकोनॉमिक्स के सभी यूनिट को कवर किया गया है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न पे पेपर पूछे जाते हैं। सिंपली इस टेस्ट पेपर को प्राप्त करने के लिए आपको एक काम करना है, जो आपका 300 रुपये का शुल्क है उसे आप इस नंबर पे सबमिट करेंगे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, वैसे तुरंत आपको आपके व्हाट्सएप पे ही ये टेस्ट पेपर मिल जाएगा। इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, बहुत लगेगा तो 150 रुपये लगेगा। निकलवा के बढ़िया बुकलेट बना करके अपने टेबल पे रख लीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये वरदान साबित होगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से वरदान साबित होगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ों को कवर किया गया। सभी लोग प्राप्त कर लीजिएगा, जितने लोग भी क्लास देख रहे हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, ठीक है। इस प्रश्न की अगर जो बात करें कि काबवेब सिद्धांत निम्नलिखित अवस्था की व्याख्या करता है, तो अब काबवेब मॉडल आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे। काबवेब मॉडल 3 अवस्थाओं की बात करता है, स्थिर संतुलन, अस्थिर संतुलन और तटस्थ, तीनों की बात करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, उपरोक्त सभी लोग का उत्तर ठीक है, स्थिर संतुलन, अस्थिर संतुलन और तटस्थ संतुलन। और जिनको भी लगता है कि उनका इकोनॉमिक्स बहुत वीक है, मैं आपसे एक बार जरूर कहूँगा, चूंकि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं और हम रेगुलर मेहनत करने वाले हैं, है ना। एक सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, आप लोग के साथ रेगुलर रहता हूँ। ईमानदारी से जितना मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ उतना पढ़िए, कहीं इधर उधर से कुछ कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एप्लीकेशन पे नया बैच प्रारंभ हो गया है, अभी केवल और केवल 4 क्लास हुई है। 3 क्लास इंट्रोडक्टिव क्लास हुई है, 1 क्लास मांग की हुई है, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक से उसको देखते रहिए, नोट्स दिया जाएगा, नोट्स को पढ़ते रहिए, टेस्ट सीरीज को करते रहिए और प्रीवियस ईयर पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, आराम से पढ़िए, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। एडमिशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए बताइए क्या उत्तर होगा। बिल्कुल नया बैच है, शाम को 5 बजे से लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में नहीं जुड़ेंगे तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाएगा। कि व्यय योग्य आय किसके बराबर होता है भाई, ठीक है। तो जो व्यय योग्य आय होता है, एक तो आपकी व्यक्तिगत आय होती है। तो जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी जो आय है, जो आपकी आय है वो 100 रुपये है, ठीक है, लेकिन 100 रुपये में से आपसे 10 रुपया मान लीजिए कर के रूप में ले लिया गया। आपकी आय 100 रुपये है और उसमें से 10 रुपया कर के रूप में ले लिया गया, तो आपके पास कितना पैसा बचेगा? यही 90 रुपये बचेगा। और यही 90 रुपये आप क्या करेंगे? व्यय करेंगे ना। तो जो आपकी व्यक्तिगत आय 100 रुपये है, उसमें से अगर जो अप्रत्यक्ष कर को घटा दीजिए, प्रत्यक्ष कर को, जैसे मान लीजिए कि 10 रुपये आपसे प्रत्यक्ष रूप से कर ले लिया गया, तो आपके हाथ में क्या रुपये आएगा? 90 रुपये आएगा ना। और इसी 90 रुपये को आप व्यय कर सकते हैं, है कि नहीं है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सीधे सीधा राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो नया बैच है ना, ये इकोनॉमिक्स के जितनी भी परीक्षाएं हैं सबको कवर करेंगी, क्योंकि इसमें कुछ भी छूटने वाला नहीं। इकोनॉमिक्स के जितने भी टॉपिक हैं सब पढ़ाए जाते हैं। और बहुत सारे बच्चों की एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है कि गुरुजी हमको सिलेबस के अनुसार पढ़ा दीजिए। तो देखिए,
आपका जो सिलेबस होता है ना वो एट रैंडमली दे दिया जाता है। मैं कितने सारे जगहों का आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें मांग का टॉपिक ही नहीं दिया गया, उसमें पूर्ति का टॉपिक ही नहीं दिया गया है, उसमें अर्थव्यवस्था की जो मूलभूत अवधारणा है उसको दिया ही नहीं गया। तो जब तक आप अर्थव्यवस्था की मूलभूत अवधारणा को नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप मांग को नहीं पढ़ेंगे तो पूर्ति नहीं समझ में आएगी, मांग और पूर्ति नहीं समझ में आएगी तो उत्पादक उपभोक्ता का व्यवहार नहीं समझ में आएगा, उपभोक्ता का व्यवहार नहीं समझ में आएगा तो फिर उत्पादक का व्यापार व्यवहार नहीं समझ में आएगा, फिर आपको बाजारें नहीं समझ में आएगा, फिर आप समुत्पाद वक्र कैसे पढ़ेंगे। ये सारी चीजें फिर क्या हो जाएंगी कि बहुत लोग कहते हैं गुरुजी जो लिखा है सिलेबसवा में वह टॉपिकवा पढ़ा दीजिए। तो उतने टॉपिकवा पढ़ लेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। अगर जो मैं समुत्पाद वक्र पढ़ा रहा हूँ और आपने अगर जो मांग को नहीं पढ़ा है, आपने पूर्ति को नहीं पढ़ा है, आपने उत्पादक को नहीं पढ़ा है, आपने उपभोक्ता को नहीं पढ़ा है, उसके व्यवहार को नहीं पढ़ा है, उसकी संतुष्टि को नहीं पढ़ा है, तो फिर आपको क्या समझ में आएगा। तो इकोनॉमिक्स का एक क्रम होता है और बिल्कुल उसी क्रम से सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, ठीक है। इस प्रश्न के बारे में अगर जो हम लोग बात करें कि स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय किस प्रकार से प्रकट की जाती है, तो स्थिर कीमतों पे राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय अपान चालू वर्ष का कीमत सूचकांक, ठीक है, इंटू क्या होता है 100 होता है, इंटू 100 होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना का परिहार किया जाता है, कैसे किया जाता है भाई। बताइए। राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना का परिहार किया जाता है, मतलब राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम लोग कौन सा मेथड अपनाते हैं, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद की माप के लिए वर्धित मूल्य विधि का उपयोग करते हैं, जिससे काफी हद तक आपको दोहरी गणना की समस्या से निजात मिलता है। सो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी कर रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा। खूबसूरत सा प्रश्न है, बताइए। ठीक, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा। तो देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अगर जो वृद्धि करना है तो आपको विनियोग बढ़ाना पड़ेगा। विनियोग बढ़ाने का मतलब कि आप सड़क पे अच्छा खर्च करिए, सड़क बढ़िया बनवाइए अर्थात परिवहन को सुदृढ़ करिए, आप बिजली व्यवस्था को बेहतर करिए ताकि उत्पादक उत्पादन के लिए प्रेरित हो, ठीक है ना। तो आप विनियोग को बढ़ाइए, अर्थात जब विनियोग में वृद्धि होगी तो फिर निवेश बढ़ जाएगा, ठीक है। जब सड़क अच्छा होगा, बिजली अच्छी होगी, परिवहन अच्छा होगा, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी तो लोग निवेश के लिए आगे आएंगे, और जब निवेश में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि देश में उत्पादकता का स्तर बढ़ेगा, उत्पादन का स्तर बढ़ेगा, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद आपका क्या होगा, बेहतर होगा, बढ़ेगा। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब बहुत लोग को ये नहीं पता होता है कि निवेश और विनियोग में अंतर क्या होता है, तो थियरी पढ़िए, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो छोटा छोटा टर्म होता है ना उसको संभाल लिए तो सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी, नहीं संभाल पाए तो फिर मुश्किलात बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि एक राष्ट्रीय उत्पाद और उसी तरह एक घरेलू उत्पाद के बीच अंतर निम्न द्वारा निश्चित किया जाता है। सुपरस्टार प्रश्न है ये, अक्सर पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग जीडीपी की बात करते हैं, ठीक है, तो देश की घरेलू सीमा के अंदर की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है कि एक सकल राष्ट्रीय उत्पाद और एक सकल घरेलू उत्पाद, तो जब घरेलू उत्पाद की बात होती है तो अपने भौगोलिक सीमा के अंदर की बात होती है, अर्थात देश के अंदर जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती है उसके मौद्रिक मूल्य को लिया जाता है। लेकिन जब राष्ट्रीय उत्पाद की बात होती है तो उसमें विदेशों से अर्जित आय को भी शामिल किया जाता है।
तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है, विदेशों से शुद्ध साधन आए। ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि गुणक क्या व्यक्त करता है। अब यहाँ से भी एक प्रश्न आता है कि गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था। तो याद रखिएगा कि गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम की बात करें तो सर्वप्रथम दिया गया था रोजगार गुणक के रूप में आरएफ कोहन के द्वारा। रोजगार गुणक के रूप में आरएफ कोहन के द्वारा क्या उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था कि जब अर्थव्यवस्था में आरंभिक दौर में रोजगार बढ़ता है तो भविष्य में चल करके रोजगार में कई गुना की वृद्धि आती है। फिर गुणक की अवधारणा को विकसित किसके द्वारा किया गया, तो विकसित जो किया गया था वो किन्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, किन्स के द्वारा। और उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने निवेश गुणक की बात की थी। ठीक है, निवेश गुणक की बात किन्स ने की थी। क्या कहा था कि देखिए भैया, जब अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरण में निवेश बढ़ेगा तो इसके कारण भविष्य में चल करके लाभ में कई गुना की वृद्धि होगी। ठीक है, उसके बाद अगर जो बात करें त्वरक के बारे में, त्वरक, तो त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था, तो सर्वप्रथम अफ्टेलियन के द्वारा दिया गया था। अफ्टेलियन के द्वारा दिया गया था। और त्वरक की अवधारणा को विकसित किसने किया था, तो जो विकसित करने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है, जेबी क्लार्क को जाता है। त्वरक क्या बताता है, त्वरक उपभोग और निवेश में परिवर्तन को, उपभोग और निवेश में संबंध को बताता है। और गुणक किसके मध्य संबंध को बताता है, विनियोग वृद्धि और आय वृद्धि में संबंध को बताता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, सही है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला 42 नंबर, एलएम अनुसूची मौद्रिक संतुलन की एक अनुसूची है जहां पे मेहनत करना पड़ेगा जिंदगी में, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। क्या उत्तर आ रहा है, एलएम अनुसूची मौद्रिक संतुलन की एक अनुसूची है जहां पे क्या होता है। अब अगर जो आप एलएम मॉडल पढ़े होंगे तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि एलएम वक्र मुद्रा की मांग को विभिन्न स्तरों पर मुद्रा बाजार के साम्य द्वारा निर्धारित आय स्तरों से संबंधित करता है कि नहीं करता है। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि एलएम अनुसूची मौद्रिक संतुलन की एक अनुसूची है जहां मुद्रा की पूर्ति मुद्रा के मांग के क्या होती है, बराबर होती है। सो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि मुद्रा की पूर्ति मुद्रा के मांग की क्या होती है, बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि रोस्टो के अनुसार परंपरावादी समाज की अवस्था क्या है। अब रोस्टो साहब ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था, द स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, द स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, द स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें इन्होंने कहा था कि विकास के आधार पे जो अर्थव्यवस्था होती है वो 5 चरणों में होकर गुजरती है। पहला जो चरण होता है वो परंपरागत समाज होता है, परंपरागत समाज होता है, अर्थात यहाँ पे मांग और पूर्ति अपने न्यूनतम बिंदु पे होती है, वित्तीय क्रियाएं स्थिर होती हैं। तो जो अल्प विकसित देश होगा ना वो इसी कंडीशन में होगा। जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय $1 से भी कम है, तो वो पहली अवस्था में विद्यमान है। ठीक है, मांग और पूर्ति निम्न है। दूसरी अवस्था को उन्होंने कहा आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था, अर्थात स्फूर्ति से पूर्व की अवस्था। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत मांग प्रारंभ होता है, ये विकासशील देश का सूचक होता है। ठीक है, तीसरी अवस्था जो होती है वो आत्मस्फूर्ति की अवस्था होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब मांग और पूर्ति थोड़ा बहुत और तेज बढ़ जाता है। ठीक है, चतुर्थ अवस्था आता है तो अर्थव्यवस्था परिपक्वता की ओर जाती है, परिपक्वता की ओर जाती है। तो ये द्वितीय ये विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये चीजें देखने को मिलती है, विकासशील। और जो पांचवी अवस्था होती है वो अत्यधिक उपभोग, जो पांचवी डीई होगा ना, पांचवी अवस्था जो होती है ये अत्यधिक उत्पादन की अवस्था होती है, या अत्यधिक उपभोग की अवस्था, या अत्यधिक उत्पादन की अवस्था होती है, जो विकसित देशों में देखने को मिलती है, समृद्ध देश
देश में देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, वहाँ पे ये देखने को मिलेगा। और भारत दूसरी तीसरी चौथी कंडीशन में देखने को मिलेगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि परंपरावादी समाज, तो ये प्रथम अवस्था जहाँ पे मांग व पूर्ति न्यूनतम बिंदु पे होगा। अगला कि बैकवास प्रभाव शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बैकवास प्रभाव की बात सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी भाई? क्या होता है बैकवास प्रभाव? कोई कमेंट करके बताएगा मुझे? आप बताओ मुझे कमेंट करके कि बैकवास प्रभाव क्या होता है। कमेंट करके बताइए मुझे आप कि बैकवास प्रभाव क्या होता है। कमेंट करके बता दो भाई, ठीक है, ठीक है। तो बैकवास प्रभाव ये बताता है कि एक स्थिति ऐसी आती है जब अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो अमीर और गरीब के जो बीच की खाई है वो बढ़ती चली जाती है। क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, गुरनार मेडल की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला कि यदि आर्थिक विकास दर 2% आंकी गई हो और पूंजी उत्पाद अनुपात 5 संबंधी 1 हो तो निवेश की दर क्या होगी? क्या खूबसूरत सा प्रश्न है। अब जो लोग सेशन छोड़ करके चले जाएंगे वो कैसे इस प्रकार के प्रश्नों को देख पाएंगे? बताइए क्या उत्तर होगा। और जब भी सेशन को देखिए पूरा देखिए, है ना, क्योंकि पूरा आउटकम आपको तभी मिलेगा जब पूरा सेशन देखेंगे। इस प्रश्न की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? समृद्धि का दर निकालना होगा, क्योंकि इसमें निवेश की दर आपसे पूछ रहा है। तो निवेश की दर अगर जो आपको निकालनी है तो आपको सबसे पहले समृद्धि की दर निकालनी है। समृद्धि दर इज इक्वल टू क्या होता है? बचत दर या निवेश दर। बचत या निवेश दर, ठीक है, बचत, क्योंकि बचत ही तो निवेश होता है। बचत या निवेश दर, ठीक है। अपान क्या होता है? पूंजी उत्पाद अनुपात। पूंजी उत्पाद अनुपात, यही तो होता है ना, यही तो होता है ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो निवेश दर होगा वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब पक्षांतर कर दीजिए। समृद्धि दर इंटू, अब चूंकि पक्षांतर करेंगे तो ये इधर चला जाएगा ना, तो समृद्धि दर इंटू पूंजी उत्पाद अनुपात। पूंजी उत्पाद अनुपात है कि नहीं है? कि नहीं है? अब बताइए, निवेश दर इज इक्वल टू, अब निकल जाएगा आपका, तो ये कितना दिया गया है? विकास की दर कितनी? 2%, अर्थात समृद्धि की दर कितनी हो रही है? 2% हो रही है। समृद्धि की दर कितनी हो रही है? 2% हो रही है। और पूंजी उत्पाद अनुपात कितना है? 5 संबंधी 1, अर्थात 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 10%। 10%। ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को थोड़ा लाइक कर दो यार, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि आर्थिक विकास हेतु अल्प विकसित देशों की परिस्थितियों के लिए सामने से प्रहार की अपेक्षा छापामार युद्ध करना अधिक उपयोगी है। ये शब्द किससे संबंधित है? तो देखिए, हाँ ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि आर्थिक विकास हेतु अल्प विकसित देशों की परिस्थितियों के लिए सामने से प्रहार की अपेक्षा छापामार युद्ध करना अधिक उपयोगी है। ये बात किसके द्वारा कही गई थी? तो ये बात कही गई थी सीगर साहब के द्वारा, ठीक है ना। थोड़ा आज जल्दी करते हैं क्योंकि अभी भी कई सारे प्रश्न बच गए हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 47 नंबर कि प्रदर्शन प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब प्रदर्शन प्रभाव की बात कौन करता है? रैगनर नर्स साहब करते हैं। क्या कहते हैं कि एक गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति की लाइफस्टाइल को फॉलो करने के चक्कर में अपनी आय का एक बड़ा भाग खर्च कर देता है और उसके कारण उसकी बचत क्षमता कम हो जाती है। बचत कम होता है तो उसकी निवेश कम हो जाती है, निवेश कम हो जाती है तो आय कम हो जाता है, जिससे वो गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाता है। वो गरीबी के दुष्चक्र में क्या होता है? फंस जाता है। तो जितने लोग भी डी बोलेंगे कि यह
बेरोजगारी की दशा को प्रोत्साहित करता है? सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। प्रदर्शन प्रभाव रैगनर नट्स ने दिया था, बोला था कि एक गरीब व्यक्ति अपने से अमीर व्यक्ति की लाइफ स्टाइल को फॉलो करने का प्रयास करता है और इस चक्कर में अपने आय का एक बड़ा भाग खर्च कर देता है, जिससे उसकी बचत प्रवृत्ति कम हो जाती है। बचत प्रवृत्ति कम हो जाती है, निवेश कम हो जाएगी, निवेश कम हो जाएगी, आय कम हो जाएगी, आय कम हो जाएगी, तो वो गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाएगा, अर्थात बेरोजगारी की दशा में आ जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि अल्प विकसित देशों में अल्प विकसित देश में दीर्घकाल में आय स्तर में वृद्धि के साथ बचत अनुपात में वृद्धि नहीं होती है। रैगनर नट्स ने इसका क्या कारण दिया? तो इजी सी बात है भाई, वही बात तो हो रही है जो हम लोग अभी कर रहे थे, प्रदर्शन प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि संतुलन समृद्धि में यह अनिवार्य है। संतुलन समृद्धि में क्या अनिवार्य होता है? संतुलन समृद्धि में अनिवार्य होता है। ठीक है, तो अब अगर जो आप संतुलन समृद्धि पढ़े होंगे तो संतुलन समृद्धि क्या बताता है? यही तो बताता है ना कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का एक साथ सामंजस्यपूर्ण विकास हो, जिसका समर्थन कौन करता है? रैगनर नट्स साहब कहते हैं, और हर्समैन साहब असंतुलित समृद्धि की बात करते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि श्रम शक्ति का पूर्ण रूप से प्रयोग हो और साथ ही साथ पूंजी स्टॉक का भी पूर्ण रूप से प्रयोग हो और सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास हो, तो जितने लोग भी ए बी दोनों बोल रहे हैं अर्थात सी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि अल्प विकसित देश की विशेषता क्या होती है? 50 नंबर अल्प विकसित देश की विशेषता क्या होती है? तो विशेषता यही तो होती है ना कि आय का एक बड़ा भाग कृषि पर निर्भर होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला कि अल्प विकसित देश में आय असमानता मुख्य रूप से क्यों होती है? अल्प विकसित देश में आय असमानता क्यों होती है? क्यों एक तरफ गरीब और गरीब होता चला जाता है और अमीर होता चला जा रहा है? इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि परिसंपत्तियों, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि सेशन काफ़ी बड़ा हो रहा है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, बाकी जहाँ जरूरत होगी वहाँ पे मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। तो अल्प विकसित देशों में आय असमानता का मुख्य कारण ये होता है कि परिसंपत्तियों का संकेंद्रण होता है। अमीर के पास बहुत ज़्यादा पूंजी होती है तो वो निवेश को बढ़ा करके, ज़्यादा निवेश करके ज़्यादा लाभ कमाता है, और जो लोग गरीब होते हैं वो निवेश कर ही नहीं पाते हैं, तो आय की विषमता उनमें उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला कि विकास के असंतुलन की श्रेणी व्यक्त की जाती है। अभी बताया कि हर्समैन ने कहा कि भैया अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास करने की जरूरत नहीं है। अगला, हैरड के विकास मॉडल के लिए कौन सी बात सत्य नहीं है? हैरड के विकास मॉडल के लिए कौन सी बात सत्य नहीं है, बता दीजिए। हैरड के विकास मॉडल के लिए कौन सी बात सत्य नहीं है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को उन्होंने क्या कहा था? स्थिर माना था। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बदलती रहती है ये नहीं कहा था, कहा था कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर रहती है। अगला कि न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत लिबेनस्टीन ने दिया था। क्या बोला था? कहा था कि जब अर्थव्यवस्था गरीबी के कुचक्र में फंस जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अर्थव्यवस्था में न्यूनतम मात्रा में निवेश को बढ़ाना चाहिए, जिससे देश में एक तरफ मांग बढ़े, पूर्ति बढ़े, देश का आर्थिक विकास हो सके। अगला कि अल्प विकसित देशों में दीर्घकाल में आय स्तर में वृद्धि के साथ बचत अनुपात में वृद्धि नहीं होती है। रैगनर नट्स ने इसका प्रमुख कारण क्या बताया? अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि प्रदर्शन प्रभाव के अंतर्गत रैगनर नट्स साहब ने कहा कि एक गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति की लाइफ स्टाइल को फॉलो करने का प्रयास करता है, इस चक्कर में अपने आय का वो बहुत बड़ा भाग खर्च कर देता है। जब खर्च कर देता है तो उसकी बचत प्रवृत्ति कम हो जाती है, जब बचत प्रवृत्ति कम हो जाती है तो निवेश कम हो जाता है, निवेश कम हो जाता है तो उत्पादन कम हो जाता है, उत्पादन कम हो जाता है तो आय कम हो जाता है, आय कम हो जाता है तो गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाता है। अगला कि आर्थिक शक्तियों के उस चक्रीय समूह को जो एक दूसरे पर इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया करता है कि एक निर्धन देश निर्धनता की स्थिति में बना रहता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो रैगनर नट्स साहब ने क्या कहा कि एक देश निर्धन है क्योंकि वो निर्धन है, क्योंकि लोगों के पास आय कम है तो निवेश कम है, निवेश कम है तो उत्पादन कम हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा है, लाभ कम हो रहा है, लाभ कम हो रहा है, आय कम है, तो आय कम से चला था और कम ही आय पे आकर के रुक गया, अर्थात निर्धनता की कुचक्र में फंस चुका है। अगला
कि कृषि में अंततः निम्नलिखित प्रतिफल का नियम लागू होता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया, बता दीजिए। बच्चों वाला प्रश्न है, बहुत बार बताया हूं, ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू होता है क्योंकि कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी जैसी चीजें देखने को मिलती है। अगला, कि निम्नलिखित में से विकास का आर्थिक निर्धारक कौन सा नहीं है। अब फिर आर्थिक शब्द आ जा रहा है, तो मतलब मैं जब आप लोगों को पढ़ाता हूं तो यही बताता हूं कि अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधि का अध्ययन करता है, और आर्थिक गतिविधि ऐसी गतिविधि होती है जिसमें मुद्रा शामिल होता है कि नहीं है। तो इसमें कौन ऐसी है जो जिसका संबंध मुद्रा से नहीं है? तो सरकार, चाहे प्रजातांत्रिक हो, चाहे लोकतांत्रिक हो, चाहे समाजवादी हो, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध मुद्रा से नहीं है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि आधुनिक आर्थिक विकास की प्रमुख विशेषता क्या रही है? आधुनिक अर्थशास्त्र में आधुनिक आर्थिक विकास की प्रमुख, आर्थिक विकास कब होता है? जब देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, जब श्रम की उत्पादकता बढ़ती है और नई नई टेक्नोलॉजी आती है। सो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? अब आर्थिक समृद्धि जो होता है वो विकसित देश में होता है, विकसित देश में होता है। आर्थिक समृद्धि कहाँ पे होता है? विकसित देश में होता है। और आर्थिक विकास कहाँ पे होता है? तो आर्थिक विकास जो होगा वो विकासशील देश में होगा, विकासशील देश में होगा। जैसे भारत है तो भारत आर्थिक विकास करेगा, न कि आर्थिक समृद्धि करेगा। आर्थिक समृद्धि अमेरिका करेगा। और आर्थिक समृद्धि क्या होता है कि आपके देश में प्रति व्यक्ति आय, आपके देश की राष्ट्रीय आय, आपके देश की टेक्नोलॉजी में निरंतर वृद्धि होती है, दीर्घकालिक वृद्धि होती है। और आर्थिक विकास में क्या होता है? देश की प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, देश की आधारभूत संरचना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, सब कुछ सुदृढ़ होता है, मानव के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होता है। तो ये पूछ रहा है कि आर्थिक समृद्धि के लिए कौन सा एक सत्य नहीं है? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, संस्थागत परिवर्तन अनावश्यक होते हैं। ठीक है, नहीं भैया आर्थिक समृद्धि करना है तो आपको नई नई टेक्नोलॉजी लानी होगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न हुए, कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे। और अलग अलग बैच में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि अभी फिलहाल इकोनॉमिक्स का बिल्कुल एक नया बैच प्रारंभ किया गया है, जिसे संपूर्ण थ्योरी क्लास का नाम दिया गया है। इसमें इकोनॉमिक्स के टीचिंग से संबंधित या यूजीसी नेट की भी आप परीक्षा देते हैं, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। जितने भी इकोनॉमिक्स के यूनिट हैं, सिंपल सटीक साधारण भाषा में जितने भी कॉन्सेप्ट है मेरे द्वारा ही पढ़ाया जा रहा है। इसकी लाइव क्लास शाम को 5 बजे से होती है। लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ेंगे तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, तो आप अपने समय से कभी भी क्लास को देख सकते हैं। कंप्लीट इसमें कुछ भी छूटेगा नहीं, सारी आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, लाइव रिकॉर्डेड दोनों क्लास होगी। आपको कंप्लीट इसमें नोट्स मिलेगा, नोट्स पढ़ते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, टेस्ट दीजिए, अपनी गलतियों को समझिए, उसको उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो रही हैं। ईमानदारी से जैसे मैं बोल रहा हूँ, सारे कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का कोर्स आप वहाँ से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए